सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एकेडमी। दिस इज रणनीत शर्मा और आज हम लोग जो है मैसूर के जो आधे बचे हुए युद्ध हैं उसका चर्चा करेंगे। मैसूर का द्वितीय युद्ध तक हमारा चर्चा हो चुका था और तीसरा चौथा युद्ध का आज के क्लासेस में हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखिएगा, एक महत्वपूर्ण है ना, हमारा आधुनिक भारत के भूगोल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मैसूर। तो बताए थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 हुआ और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हमारा ये 1790 से 1792 ईस्वी में प्रारंभ होता है। कंडीशन क्या होता है? दूसरा जो हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध का संधि हुआ था, जो मंगलौर का संधि होता है, इसमें क्या कहा गया था? एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया गया था और एक दूसरे के क्षेत्र पर ना आक्रमण करने का बात कहा गया था, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। अब क्या कंडीशन यहाँ पास आ रहा है? तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से गतिविधि होता है। सबसे पहले कि स्वयं यहाँ पास अंग्रेज क्या करता है, 1788 में 1788 ईस्वी में हैदराबाद को पत्र लिखता है, लेटर लिखता है और उसे उकसाता है, उसे कहा जाता है मैसूर के ऊपर आक्रमण करने के लिए। इससे मैसूर के जो शासक होते हैं टीपू सुल्तान, वो नाराज होते हैं, ठीक है, कि भाई हम लोग संधि किए थे कि एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करना और हैदराबाद को आप यहाँ उकसा रहे। तो इसके वजह से गुस्से में टीपू सुल्तान आकर के 1789 में टीपू सुल्तान क्या करता है, त्रावणकोर के ऊपर आक्रमण करता है। त्रावणकोर अंग्रेजों का एक मित्र राज्य होता है, इसके ऊपर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के पश्चात इसे जीत लेता है। तो अब देखिए, ये 1789 में इस तरीके का गतिविधि होता है। एक दूसरे पे युद्ध नहीं करना है, तो अभी तक अंग्रेज युद्ध नहीं किया था, लेकिन यहाँ पास ये आक्रमण कर दिए। तो इसी को जो है ये आपका वजह बनाते, बेसिस आधार बनाते। इसी के आधार पर अंग्रेज क्या करता है, मराठा और हैदराबाद से संधि कर लेता है। मराठा, हैदराबाद और अंग्रेज ये तीनों मिलकर के संधि कर लेते हैं और अब युद्ध ये तीनों मिलकर के किससे करेंगे, मैसूर से। तो इसी के तहत 1790 ईस्वी में 1790 ईस्वी में मिडोज के नेतृत्व में, देखिए नाम लिखा हुआ, मिडोज के नेतृत्व में आक्रमण किया जाता है मैसूर के ऊपर और यहाँ पास मैसूर जो है बुरी तरीके से पराजित होता है। और मैसूर के पराजय के पश्चात अब अगला गतिविधि क्या होता है कि ठीक अगले साल इस 1790 ईस्वी में मिडोज के द्वारा मैसूर हारा जाता है और ठीक इसके अगले साल जो है 1791 ईस्वी में अगला युद्ध फिर प्रारंभ कर देते हैं, कार्नवालिस के नेतृत्व में होता है। कार्नवालिस जो है कुछ प्रमुख क्षेत्रों को जीतने में सफल होते हैं, बिल्लौर, अंबुर। कार्नवालिस बिल्लौर और अंबुर को जीतते हैं और इसी बीच घटना होता है, बारिश का मौसम प्रारंभ हो जाता है। तो बारिश के मौसम प्रारंभ हो जाने की वजह से युद्ध को कंटिन्यू कर पाना कठिन हो जाता है और युद्ध को कुछ पल के लिए रोक दिया जाता है और यहाँ पास मंगलौर अपने सेना को लेकर के वापस चला जाता है अंग्रेज। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होता है वैसे ही टीपू सुल्तान के द्वारा जो है आक्रमण कर दिया जाता है 1791 ईस्वी में। जैसे ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होता है, कोयम्बटूर नामक जगह पे आक्रमण किया जाता है। अब इससे अंग्रेज फिर से एग्रेशन में आएगा और इस बार अपने पूरे ताकतों के साथ आक्रमण कर देगा। कौन? तो ये आपके कार्नवालिस, ठीक है। तो कार्नवालिस क्या करेगा कि श्रीरंगपत्तनम के ऊपर पूरे ताकतों के साथ आक्रमण कर देगा और टीपू सुल्तान का बुरी तरीके से पराजय, यानी श्रीरंगपत्तनम अपना किला भी बचा पाने में सक्षम नहीं होते हैं। और ऐसे परिस्थिति में अब इन्हें जो है अंग्रेजों के शर्तों के आधार पर संधि करना पड़ता है और ये संधि कौन सा है? इस संधि को कहते हैं श्रीरंगपत्तनम का संधि। कब हुआ था? 1792 में किया गया था। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपत्तनम का संधि किया गया था। संधि में क्या हुआ? तो संधि में आपका कहा जाता है कि मैसूर के आधा राज्य को अंग्रेजों को दे दिया जाएगा, 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना के रूप में दिया जाएगा और प्लस जब तक 3 करोड़ रुपया मैसूर नहीं देता है अंग्रेजों को, तब तक टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को अपने कब्जे में रखेगा, अपने अधिकार में रखेगा अंग्रेज। ये बड़ा ही जो है कह सकते हैं कि ऐसा एक स्वाभिमानी शासक के लिए इस प्रकार का जो है एक काफी कठिन जो है संधि हो चुका था। इसके वजह से कहा जाता है संधि ही अगले युद्ध का मुख्य कारक बनता है, क्योंकि इस प्रकार के संप्रभु शासक अपने इस तरीके के ग्लानि पूर्वक संधि को एक लंबे समय तक नहीं जी पाते और इसी के वजह से मैसूर का शासक यानी टीपू सुल्तान क्या करता है कि आर और पार का युद्ध अंग्रेजों से लड़ने के लिए जल्द ही यानी 1799 ईस्वी में आखिरी और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का जो है घोषणा कर दिया जाता है 1799।
अब भारतीयों से किसी प्रकार का कोई संबंध और किसी प्रकार का जो है मतलब मदद मिलने का कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि मराठा चला गया था उधर, हैदराबाद चला गया था उधर, तो दक्षिण भारत में जो शक्तिशाली शासक थे वो तो चले गए अंग्रेजों की तरफ। तो इसके वजह से अब यह क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय संपर्क बनाने का प्रयास करता है, और इसी के तहत नेपोलियन से यह संपर्क करता है, अरब से संपर्क करता है, कुस्तुनतुनिया से संपर्क करता है, प्लस अफगानिस्तान से, है ना। ये सुल्तान यानी टीपू सुल्तान नेपोलियन से, अरब से और आपका अफगानिस्तान प्लस मलेशिया से संपर्क करने का और एक गुट बनाने का प्रयास करता है। अब इसी बीच में अंग्रेज भी आर पार का युद्ध लड़ना चाह रहा है, और इसी के तहत वह भी भारत के दो प्रमुख राज्यों से जो है संधि करता है। वो कौन है, तो मराठा प्लस हैदराबाद। तो अंग्रेज, मराठा प्लस हैदराबाद, ये तीनों मिलकर के संधि करते हैं। अंग्रेज कहता है कि इस बार मैसूर को यदि हम हराते हैं तो इसे 3 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा और हम लोग आपस में इसे बांट लेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा तीनों का संधि होता है, और ये तीनों मिलकर के 1799 ईस्वी में आक्रमण करते हैं टीपू सुल्तान के ऊपर। युद्ध भयंकर होता है, परंतु सामरिक दृष्टिकोण से टीपू सुल्तान काफी कमजोर हो जाता है, जिसके वजह से यह लंबे समय तक युद्ध में नहीं टिक पाता, और लास्ट में यह जो है श्रीरंगपत्तनम के किले में अपना शरण लेता है, और 15 दिनों के अंदर ही इसके ऊपर घेरा लगाया जाता है। लगातार 15 दिनों के घेरा डाले रखने के कारण यहाँ पास श्रीरंगपत्तनम से आत्मसमर्पण करना पड़ता है, और युद्ध में लड़ते हुए, आत्मसमर्पण नहीं, यहाँ पास युद्ध लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारा जाता है, और इस प्रकार से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पास समाप्त होता है। ठीक है, और अब इसके बाद इसके बाद क्या किया जाएगा, तो मैसूर को जो है वह इसके पहले कौन सा वंश था, आडियार वंश या बोडियार वंश इसको कहते हैं। तो बोडियार वंश के जो शासक थे, एक बालक है बोडियार वंश के जिनका नाम है कृष्णराज। कृष्णराज को अगला उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया जाता है, और इनसे सहायक संधि पे हस्ताक्षर करवा लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1799 ईस्वी में आखिरी आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो कि टीपू सुल्तान और 3 गुटों के बीच में होता है। फ्रांस का मदद लेना चाहता है, लेकिन तब तक सेना देर कर चुका होता है, जब तक टीपू सुल्तान हार चुका होता है युद्ध। तो ये था हमारा मैसूर का युद्ध, एक छोटा सा टॉपिक जो आप लोगों के लिए समाप्त किया। आने वाला टॉपिक फिर से आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आएंगे, लेकिन यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों को भी ये महत्वपूर्ण डाटा मिले। ऑल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा महत्वपूर्ण डाटा है, फैक्ट डाटा है। मे बी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका मोर देन लुसेंट हो, आप लुसेंट बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, आप हमारा कहानी सुने, हमारा इतिहास पढ़े, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जाते जाते एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। सवाल है, स्वतंत्र बंगाल के नवाब कौन है? स्वतंत्र बंगाल के प्रथम जो है नवाब या सूबेदार कौन है? जरूर बताइएगा। यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें अच्छा लगेगा, आप लोग टैग कमेंट करेंगे। सो आज के लिए यहाँ तक ही। सो ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड बाय, टेक केयर।